इस लेक्चर में 7 अप्रैल 2023 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हिकिकोमोरी। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टर्म पूछी जा सकती है कि हिकिकोमोरी का क्या मतलब होता है। लेकिन ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसए के पेपर में या फिर एथिक्स के पेपर में इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। हिकिकोमोरी देखो एक फिनोमिना है सोशल विथड्रॉल का। क्या मतलब है इसका? सोसाइटी से अलग हो जाना, सोसाइटी से अपने आप को अकेला कर लेना, ये है एक फिनोमिना जो जापान में काफ़ी अभी प्रचलित हो रहा है, इस वजह से न्यूज में है। ये टर्म है कि पीपल, मान लो कोई भी लोग है जब सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लेता है 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस प्रोसेस को या फिनोमिना को बोलते हैं हिकिकोमोरी जापान में। तो ये क्यों करते हैं अपने आप को? ये देखो एंजाइटी की फीलिंग आती है इनमें, बहुत ही गहरी चिंता में चले जाते हैं या डिप्रेशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, सोशल फोबिया, सोसाइटी अच्छी नहीं लगती, सोसाइटी से नफरत हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, सोसाइटी से कोई कॉन्टेक्शन नहीं रहता, कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता, कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो इसी फिनोमिना को बोलेंगे हिकिकोमोरी। ये देखो ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो प्रेशर है वो यूथ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशन होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो फिनोमिना है बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? इसके प्रभाव देखो ये पड़ेंगे। अगर कोई आदमी ऑलरेडी डिप्रेशन में है, तनाव में है या एंजाइटी में है, तनाव बहुत ही गहरी चिंता में है, दुख है उसे, और वो फिर अकेला रहेगा सोसाइटी से बिल्कुल अलग, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ज़्यादा वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा सकता है। उसकी कंडीशन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि वापस हो सकता है कि वो सोसाइटी के साथ री इंटीग्रेट ना कर पाए, सोसाइटी के साथ, समाज के साथ दोबारा ना मिल पाए। जो ये हिकिकोमोरी है, जो ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है इंडिविजुअल की लाइफ पे, जिसकी वजह से सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पे भी। मान लो कोई बंदा अच्छा काम करता है, कोई ऑफिसर है, वो अपने आप को एंजाइटी में या डिप्रेशन में फील करता है और अपना आप को सोसाइटी से अलग कर लेता है, तो इकोनॉमिक लॉस होंगे बहुत ज़्यादा। और देखो रिलेशनशिप बनाने में भी उसे डिफ़िकल्टी होगी, जब वो मान लो 6 महीने उससे ज़्यादा टाइम के बाद बाहर आएगा, सोसाइटी से इंटरेक्शन करेगा, तो रिलेशनशिप बनाने में, आम लोगों से बातचीत करने में भी उसे दिक्कत हो सकती है। जो हिकिकोमोरी है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी इंडिविजुअल की। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो हार्ड काम कर लेता था वो हार्ड काम नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा इसकी वजह से। तो ये इसके परिणाम हो सकते हैं, इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। और देखो इसकी वजह से डेमोग्राफिक चैलेंज भी हो सकता है, यानी कि जो जापान में ऑलरेडी आपको पता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है और एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब 60 ईयर से ज़्यादा वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, और बर्थ रेट वहाँ पे डिक्लाइनिंग है, बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा घटती जा रही है वहाँ पे। मुश्किल से एक बच्चा पैदा करते हैं, बहुत से लोग शादी ही नहीं करते हैं, अपने कैरियर बनाने के चक्कर में वो शादी नहीं करते हैं, और फिर बच्चे नहीं होते हैं, तो बर्थ रेट घटती जा रही है। और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता जा रहा है। देखो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाने पड़ते हैं, उनकी हेल्थ के लिए सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरा, जब एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वर्क फोर्स कम हो रही है, वर्क फोर्स कम होगी यानी कि डेमोग्राफिक चैलेंज होगा। डेमोग्राफिक चैलेंज का मतलब है जब पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगी, काम करने वाले लोग नहीं होंगे, यूथ, नौजवान लोग नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पे रोज़गार के लिए जब काम देना है किसी को, तो मान लो कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में यंग चाहिए, नौजवान पीपल चाहिए, तो वहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो इस पे तो डेमोग्राफिक चैलेंज आएगा ही, चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि वहाँ पे लोग उपलब्ध नहीं है काम करने के लिए, तो इन्हें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे लोग, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज से। तो ये भी चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है W12+ ब्लूप्रिंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2 के लिए भी। यूनाइटेड नेशन ने देखो जो 2023 है, इसी साल में एक वाटर कॉन्फ्रेंस की जो न्यूयॉर्क में हुई, मार्च 22 से 24 तक इसी साल, और इसमें बहुत सारे मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे W12+ ब्लूप्रिंट के बारे में इन्फॉर्म किया और इसके पोटेंशियल के बारे में। तो ये समझ लो, ये जो W12+ ब्लूप्रिंट है,
एक तरह से डिक्लेरेशन है वाटर के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो पूरा इसके ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे क्या है ये यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है। यूनेस्को आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसका एक प्लेटफॉर्म है। ये बहुत सारी जो सिटीज़ हैं जहाँ पे जो वाटर सिक्योरिटी चैलेंज है, एक तरह से जहाँ पे पानी की सुरक्षा नहीं है, तो ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके लिए प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उनकी जो वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनसे निपटा जाता है। ये एक इनफॉर्मल डेटाबेस है जो अर्बन वाटर चैलेंज के लिए सॉल्यूशन देगा, यानी कि जो वाटर की समस्या है, पानी की समस्या है शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज़ में, तो उसके लिए एक डेटा तैयार करेगा ये कि यहाँ पे इस तरह से पानी की कमी है और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वाटर की समस्या से निपटने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो इसका एम क्या है, अब तक आप समझ गए होंगे इसका लक्ष्य क्या है, कि एक ऐसा टूल है W12+ ब्लूप्रिंट, कि इसमें क्या है, जो वाटर की प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज़ में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसको एड्रेस करेगा इजी टू रीड केस स्टडीज़ के द्वारा। तो केस स्टडी एक तरह से जाके वहाँ पे देखेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है वाटर से रिलेटेड, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो W12 जो प्लस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो हाईलाइट किया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर की सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा अर्बन एरियाज़ में। तो यही था इसके बारे में मेनली। और इंडिया से देखो कौन कौन से सिटी चुनी गई हैं इसमें W12+ ब्लूप्रिंट में। इंडिया से चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, इनमें वाटर की समस्या जो ज़्यादा हो रही है इसको आइडेंटिफाई करेंगे इस डेटाबेस में। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोकम ग्लाइडर्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए भी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये एक सेंटर काम करता है जिसका नाम है इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके बारे में डिटेल में लास्ट में जानेंगे, पहले ये स्लोकम ग्लाइडर के बारे में जानते हैं। ये इनकोइस जो सेंटर है इसने लॉन्च किए हैं 2 स्लोकम ग्लाइडर बे ऑफ बंगाल में। देखो ये होते हैं इस तरह के, ये हैं ग्लाइडर, ये समुद्र का जो पानी है उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर ये रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। अंडर वाटर व्हीकल कहते हैं इन्हें, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, क्योंकि ऑटोमेटिक चलते हैं ये, इनमें प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है और लंबे समय तक का मिशन चला सकते हैं, कई महीने से लेके इवन 1 ईयर तक भी, आप बहुत सारे साल तक भी चल सकते हैं। और ओशन में साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते हैं, ओशन के बारे में जानकारी कि वहाँ पे ओशन का जो सरफेस है, तल है, उस पर क्या मिलता है, ओशन के अंदर क्या क्या है और किस तरह की मछलियाँ हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, कौन सी मेटल हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इसके बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट यही है कि फिजिकल और बायोजियोकेमिकल पैरामीटर हैं जो सी में, समुद्र में, उनके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, और इन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का इनसे, तो उनके बारे में भी अध्ययन करता है। तो ये जो ग्लाइडर है स्लोकम ग्लाइडर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो ये इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो टेम्परेचर ट्रैक करते हैं, सैलिनिटी को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि ओशन में कितना टेम्परेचर है, मान लो 1000 मीटर नीचे जाना है, 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी मतलब पानी में नमक की मात्रा कितनी है, सॉल्ट कितना है, क्लोरोफिल कितना है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है पानी में, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ये कितना है सी वाटर में, ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ये जो ग्लाइडर है। ये देखो सागर मंजूषा नाम का एक इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का, इसके अंडर ओशन रिसर्च व्हीकल है ये सागर मंजूषा, एक व्हीकल है सागर मंजूषा, उसके द्वारा ये डिप्लॉय किए जाएंगे ग्लाइडर। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, उससे बाहर भी ये रिसर्च वगैरह करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। 1000 मीटर तक ये अंडर वाटर जा सकते हैं और 4 से लेके 5 टाइम ज़्यादा एक डे में, मतलब सरफेस पे 4 से 5 टाइम्स एक दिन में ये सरफेस के अंदर 1000 मीटर तक ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है समुद्र के सरफेस पे या उसके अंदर। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का मान लो ये मैप है, अगर इंडिया से हम समुद्र की तरफ, इंडिया का जो बेस लाइन है, मान लो ये कनेक्ट कर दें हम सारे जो हेडलैंड निकल रहे हैं इंडिया के, और इस लाइन से, इसे बोलेंगे बेस लाइन, इस लाइन से हम समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल जाते हैं। समुद्र में जब हम जाते हैं उस दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल यूज़ करते हैं, जैसे हम सड़क पे जाएंगे तो किलोमीटर यूज़ करते हैं, ऐसे समुद्र में नॉटिकल माइल यूज़ करते हैं। 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है।
तो लगभग 370 किलोमीटर हो जाएगा अगर 200 नॉटिकल माइल को किलोमीटर में बदलेंगे। तो बेस लाइन से 200 किलोमीटर लाइन तक किसी भी तरफ जहाँ समुद्र है तो वो इंडिया का हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में या इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा सारा, कौन से एरिया को क्या बोलते हैं। वैसे ज्योग्राफी में मिलेगा, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है ना, ज्योग्राफी के लेक्चर में पूरा डिटेल में मिलेगा आपको। तो यहाँ तक ये रिसर्च करेंगे ग्लाइडर वगैरह जो भेजे जाएंगे समुद्र में। ये ग्लाइडर देखो, इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन से बनी हुई है, इसको चार्ज कर दिया जाता है बैटरी से और बैटरी पावर देती है इन ग्लाइडर को, और काफ़ी समय तक ये फिर 9 मंथ तक, 1 साल तक रह सकते हैं ये पानी के अंदर चलेंगे, ये रिसर्च करेंगे और एक दिन में 15 किलोमीटर तक चल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये डीप ओशन मिशन है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डीप ओशन मिशन, जिसमें डीप ओशन में यानी कि गहरे समुद्र में जाके एक्सप्लोर करना होता है रिसोर्स वगैरह या टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इनकोइस ने लॉन्च किया है, इनकोइस भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। तो अब जान लेते हैं इनकोइस क्या है। ये सेंटर है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 1999 में बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर 1999 में। इसका काम क्या है? इसका काम यही है, ये इन्फॉर्मेशन देता है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, ओशन से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि ओशन को सस्टेनेबल तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके इसमें, और इसमें जो रिसर्च है उस पर फोकस किया जा सके सिस्टमेटिक तरीके से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखो यूनाइटेड नेशन का ये स्टैटिस्टिकल कमीशन है, इसमें इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है और कब संभालेगा अपना कार्यकाल? 1 जनवरी 2024 को अभी इलेक्ट हुआ है। इसमें यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 और 2 के लिए भी, मेंस में। तो इसके बारे में जानना हमें, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है क्या। ये देखो 1947 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, 6 अंग हैं। हिंदी में अंग बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्गन बोलते हैं, जिनमें से एक है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसी की एजेंसी है, इसी का फंक्शनल कमीशन है ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये क्या काम करता है? देखो यूनाइटेड नेशन की ये स्टैटिस्टिकल डिवीजन है एक तरह से, मतलब डेटा तैयार करता है। 24 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, 24 कंट्री इसके मेंबर हैं। और मेंबर कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर देखो लिए जाते हैं इसके 5 तो अफ्रीकन कंट्री लिए जाते हैं अफ्रीका से, और एशिया से ले जाते हैं 4 कंट्री। जैसे अब एक कंट्री इंडिया हो गया एशिया से, और 3 कंट्री और होंगे इसके मेंबर। इंडिया संभालेगा 1 जनवरी 2024 से इसका मेंबर। और ईस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे देखो अफ्रीका से लिए हमने मेंबर, एशिया से लिए 4, अफ्रीका से 5, ईस्टर्न और जो यूरोप है वेस्टर्न यूरोप से, और अमेरिका से। इस तरह से अलग अलग लिए जाते हैं इसके। लैटिन अमेरिका है जो कैरिबियन स्टेट, लैटिन अमेरिका मतलब ये बीच वाला पार्ट हो गया जो इसका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट मेंबर, इसमें 4 मेंबर। और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 4, और जो यूरोपियन स्टेट या अदर स्टेट्स हैं वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, उनसे 7 मेंबर लिए जाते हैं, मतलब 7 देश इसके मेंबर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, भले ये मेंबर याद ना रहे लेकिन ये याद रखना है डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से इसके मेंबर लिए जाते हैं, ये बात याद रखना। और 4 साल की टर्म होती है। जैसे इंडिया 1 जनवरी 2024 को इसका मेंबर बनेगा तो अगले 4 साल तक रहेगा इसका मेंबर, अगले 4 साल तक। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एवर एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। देखो एक घोषणा पत्र जारी किया है ये एंटी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आप जानते हो क्या होता है? जानेंगे किसने क्या, पहले ये जानते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। अमेरिका है और 10 अदर नेशन है, अमेरिका और 10 और कंट्री जिन्होंने मिलकर ये अनाउंस किया है घोषणा पत्र एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहला है जो स्पाईवेयर के अगेंस्ट ऐसी घोषणा जारी की है। और याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया पार्ट नहीं है इसका। तो पहले जानते हैं हम स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर ये समझ लो एक सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस बिहेवियर होता है इसका, मतलब गंदा बिहेवियर। गंदा कैसे? मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जैसे किसी के मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में डाल दिया तो उसका डेटा चुरा लेगा, ये डेटा को हैक कर लेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं स्पाईवेयर। तो इनसे निपटने के लिए ये एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन जारी किए अमेरिका और 10 कंट्री ने मिलकर। ये एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन जो है इस स्पाईवेयर के फंक्शन को रोकेगी, या ऐसे स्पाईवेयर जो बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही फेमस हैं वर्ल्ड में,
उनके अगेंस्ट काम करेगी, क्योंकि स्पाईवेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी पर्सन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उस पर्सन को, यूजर को या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है, किसी डिवाइस की सिक्योरिटी को ये खतरा पहुंचा सकता है। तो इस तरह से स्पाईवेयर एक तरह से खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। तो इस डिक्लेरेशन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है? डिक्लेरेशन का लक्ष्य यही है, जो स्पाईवेयर है डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इनका कंट्रोल रोकना है, ताकि इनका प्रोलिफरेशन रोका जा सके। प्रोलिफरेशन का मतलब स्प्रेड करना, फैलना। तो इसका जो स्प्रेड होता है, प्रोलिफरेशन होता है इसी टेक्नोलॉजी का, इनको रोका जा सके। नीड क्या है अभी करने की, ऐसे डिक्लेरेशन के जारी करने की? नीड इसलिए बहुत सारे कॉमर्शियल स्पाईवेयर है जिनका मिसयूज हो रहा है। जैसे देखो इजराइल का सॉफ्टवेयर है पेगासस, अभी इंडिया में भी न्यूज़ थी कि बीजेपी पार्टी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारी विपक्ष की पार्टी हैं जो, वो उस पर उनका फ़ोन टैपिंग या उनका डेटा चुराने की कोशिश की थी पेगासस के थ्रू। एक हर्मिट स्पाईवेयर है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये बस आपके जानने के लिए कि ये बात मत लिखना बीजेपी गवर्नमेंट ने या कांग्रेस के खिलाफ ये यूज़ किया, ऐसे यूज़ नहीं करना। बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, मतलब इसे अपोजिशन के खिलाफ उनके, और ऐसे आरोप लगे थे, ऐसा अभी साबित नहीं हुआ है, ऐसे आरोप लगे थे। कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व में इसमें एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन में? देखो यूएस तो है ही, और 10 कंट्री कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टारिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, और यूएस तो हमने पढ़ ही लिया। मतलब इसमें अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री और एक ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, तो ये आपको याद रखना है। यही था इसके बारे में। मेनली देखो सारे मेंबर आपको याद नहीं होने वाले, यूएस आपको याद रखना है, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वगैरह, ये मेन कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसका डेटा, और मेंस के लिए जीएस पेपर 3 के लिए। देखो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, रक्षा के क्षेत्र में, जैसे हथियार वगैरह या कोई इक्विपमेंट हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर देश को, मंगाते तो हम सबसे ज़्यादा, लेकिन कुछ बेचते भी हैं। तो ये ना पिछले 6 सालों में 10 गुना बढ़ गए हैं। पिछले 6 साल में जब हमने बेचे थे 2016 से लेकर 17 में 1500 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, दूसरे देशों को बेचे थे हथियार वगैरह। लेकिन 2022-23 में 16,000 करोड़ के बेचे हैं हमने। तो ये इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं एक बार। 85 कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से टॉप 3 है म्यांमार, श्रीलंका, आर्मेनिया। ये हमसे हथियार खरीदते हैं ये देश, और इनमें 100 से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और टारगेट है कि इंडिया का 2024-25 आते आते जो भी हम 16,000 करोड़ का बेच रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियारों का, ये हम $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करें। यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं हम। 2024-25 तक $5 बिलियन तक हमें पहुंचाना अपना एक्सपोर्ट। इंडिया ने कौन कौन सी ऐसी स्कीम चलाई हुई है जिसकी वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोट होगा? देखो ये इंस्टीट्यूशनल है, जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बनाया हुआ है, नेगेटिव लिस्ट बनाई हुई है। नेगेटिव लिस्ट ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने ये बना रखी है लिस्ट, कि ऐसे प्रोडक्ट हैं इसमें कि इनको हम बाहर देश से खरीदेंगे नहीं, जो इस लिस्ट में, उनको हम अपने देश में ही बनाने की कोशिश करेंगे, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। ये है नेगेटिव लिस्ट। एंड टू एंड ऑनलाइन एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन है, कि हमें मान लो कोई एक्सपोर्ट करना है, ऑनलाइन ही हम ऑथराइजेशन अप्रूवल दे देते हैं और बेच देते हैं दूसरे देशों में। एफडीआई है जो उस डिफेंस सेक्टर में अलाउ की है हमने, ऑटोमेटिक रूट में 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 74% तक ऑटोमेटिक रूट में बिना परमिशन लिए आ सकता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक रूट में किसी भी क्षेत्र में, डिफेंस की किसी भी कंपनी में। एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस ये है, ये एक्सपोर्ट लाइसेंस है, एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड आइटम है जो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है कंपनीज को। तो ये स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इतने सारे स्टेप लिए हैं। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले साल न्यूज़ में रहे थे, या कुछ वन लाइनर टॉपिक, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म न्यूज़ में रही थी, देखो गन जंपिंग। गन जंपिंग ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? मान लो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या है, एक इलीगल प्रैक्टिस है, ये अवैध प्रैक्टिस है, इलीगल प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस है? क्या किया जाता है? जैसे मान लो कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, या किसी कंपनी में मर्ज होना चाहती है, दो कंपनी मिलना चाहती हैं, लेकिन मार्केट में अभी इसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, और अथॉरिटी ने भी अभी अप्रूवल नहीं दी है सॉरी, अभी अथॉरिटी ने भी अप्रूवल नहीं दी है इसके मर्जर होने की या एक्वायर करने की। या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होने वाला है, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बाहर, इन्फॉर्मेशन बाहर आई नहीं है,
और अगर कोई इस इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर दे, किसी कंपनी के मर्जर होने की, एक्विजिशन होने की, एक्वायर करने की, या किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले ही डिस्क्लोज कर दे, मार्केट में बता दे, इलीगल प्रैक्टिस कहा जाएगा इसको। और इसके लिए टर्म यूज होती है गन जंपिंग। तो समझ गए, मतलब समय से पहले इन्फॉर्मेशन जारी कर दी, अथॉरिटी ने अप्रूवल भी नहीं दिया किसी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन होने का, उससे पहले इन्फॉर्मेशन जारी हो गई, तो ये इलीगल प्रैक्टिस है। एक देखो पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज में था, ये आपको लोकेशन याद होनी चाहिए कहाँ पे है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। एक पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबीतोरा ये है असम में। एक देखो जो इंडिया में यूके है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की नहीं। उत्तराखंड जो स्टेट है इंडिया में पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जारी किया है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी होती है, ऐसे ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जारी किया है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है उनको मेजर करने के लिए। तो ऐसा उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया इंडिया में जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जारी किया है, सकल पर्यावरण उत्पाद हिंदी में बोलेंगे। एक टर्म थी ग्लास क्लिफ न्यूज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लास क्लिफ ये क्या है? इसमें क्या देखो, जब कभी क्राइसिस आ रहा है, मतलब संकट आ रहा है इकोनॉमी में, या कोई रिसेशन आने वाला है, मंदी आ रही है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, जैसे कोरोना के टाइम पे आ गई थी, कोविड-19 के टाइम पे रिसेशन आ रहा है, क्राइसिस संकट आ रहा है, उस टाइम पे महिलाओं को किसी कंपनी में या किसी पोजीशन पे है, कोई महिला काम कर रही है और उसको हायर पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब पहले मान लो, ऐसे मान लो किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे थी और उसे सीनियर मैनेजर बना दिया, क्राइसिस या संकट या मंदी की, रिसेशन चल रहा है उस टाइम पे। अब अगर इस टाइम पे बनाया महिला को सीनियर मैनेजर, मतलब प्रमोट कर दिया उसको हायर पोजीशन पे, तो अगर मान लो इस टाइम पे घाटा हो गया किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को, तो अब ब्लेम किसे किया जाएगा? वुमन को, महिला को, क्योंकि सारी जिम्मेदारी महिला की थी, क्योंकि ये लीडर पोजीशन पे थी। अब महिला को ब्लेम करने के लिए उसे जानबूझ के संकट यानी कि क्राइसिस और रिसेशन के टाइम पे प्रमोट किया जाता है हायर पोजीशन पे, ताकि ब्लेम लगा सके, आरोप लगा सके महिला पे कि महिला थी, महिला की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो है नहीं, संभालने के लायक है नहीं, इन्हें पोजीशन देने के लायक है नहीं। तो फिर इस पोजीशन को बोलते हैं ग्लास क्लिफ। समझ गए आप? इसमें देखो एक तरह से स्टीरियोटाइप को प्रमोट किया जाता है, इस स्टीरियोटाइप को कि महिलाएं क्या हैं, वो सही से लीडरशिप नहीं निभा सकती और हायर पोजीशन पे सही से काम नहीं कर सकती, डिसीजन नहीं ले सकती। वो स्टीरियोटाइप है, इसको ही प्रमोट किया जाता है। तो इसी जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं ग्लास क्लिफ। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म थी, पिछले साल बहुत न्यूज में रही थी ये। नेक्स्ट एक टॉपिक है, एक वॉल्केनो न्यूज में था, ये नवाडो डेल रुइज वॉल्केनो, ये रवाडो न्यूड रुइज वॉल्केनो है जो, ये कोलंबिया कंट्री है ना, साउथ अमेरिका में, कोलंबिया, ये कोलंबिया में है। इसकी बस लोकेशन आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ लिया जाए। और वॉल्केनो तो आप जानते हो, ज्वालामुखी को बोलते हैं वॉल्केनो। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में, वहाँ देख सकते हो आप। एक देखो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? गोवा में है, ये गोवा में। और यहाँ पे देखो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेत्रावली या नेतुरली ये रिवर है, यहाँ ओरिजिनेट होती है, यहाँ से, इस नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। और ये जो नेतुरली या नेत्रावली रिवर का नाम है, ये ज्वारी रिवर का ट्राइब्यूटरी है। ज्वारी बहुत ही फेमस रिवर है गोवा में, ज्वारी जो नदी है इसकी ट्राइब्यूटरी है नेतुरली या नेत्रावली रिवर। ट्राइब्यूटरी का मतलब सहायक नदी, मतलब छोटी नदी है नेतुरली, बड़ी नदी है ज्वारी। ये नेतुरली मिल जाती है ज्वारी में। और यहाँ पे दो वाटरफॉल बहुत फेमस है, जिसका नाम है सावरी, एक का नाम तो वाटरफॉल, और एक है आपका मेनापी। तो ये दो वाटरफॉल भी आपको याद रखने हैं। वाटरफॉल तो आप जानते हो, जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, वो वाटरफॉल हो गया। एक देखो रॉकेट सिस्टम है हिमार्स का मतलब है हाई, HI से हो गया हाई
मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये क्या है, अमेरिका है ना जो यूएस, इसे दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन, क्योंकि आपको पता है रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन को दे रहा है। ये लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब इससे देख एक ट्रक सा होगा, ट्रक में पीछे सॉरी एक पार्ट लगा होगा जिससे एक साथ कई सारे रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है ये आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमर्स। तो आपको याद रखना है हिमर्स है क्या, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले यूपीएससी ने। एक देखो पास है, पास जानते हो, पास गलियारा, जैसे माउंटेन सिस्टम है। माउंटेन में मान लो यहाँ एक ये भी माउंटेन है, ये माउंटेन है, यहाँ ये निकलने का पास हो गया इस जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि ए जगह से बी जगह पे जाने के लिए पास हो गया, तो इसको बोलते हैं गलियारा या पास। 3 पास न्यूज़ में थे। एक है नाथुला पास, इसकी लोकेशन याद रखनी है। नाथुला पास कहाँ पे, ये सिक्किम में है नाथुला पास। और एक है सिपकिला पास, ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ देख सकते हो आप सिक्किम में नाथुला पास, जिससे इंडिया चाइना की ट्रेड होती है। ये देखो जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था तो ये बंद कर दिया था, यहाँ से ट्रेड करना बंद कर दिया था हमने, इंडिया ट्रेड नहीं करता था चाइना से, लेकिन फिर 2006 में दोबारा खोल दिया नाथुला पास। और यहाँ पे एक जेलेपला पास भी है सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला पास 2 हैं यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला पास, सिपकिला पास। तो एक हो गया नाथुला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में एक लीपू लेक पास, लीपू लेक पास उत्तराखंड में। तो इन ये 3 जो पास हैं, लीपू लेक उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में, इनसे इंडिया चाइना की ट्रेड होती है। तो याद रखना है, न्यूज़ में थे। एक देखो है ये छुक्का, इसकी प्रोनाउंसिएशन भूटान में कुछ और भी हो सकती है। छुक्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, मतलब पानी से बिजली बनाई जाएगी। रन ऑफ रिवर है, रिवर के ऊपर ये डैम बना दिया, उससे बिजली बनाई जाएगी। रिवर का नाम क्या है जिस पे है, रिवर का नाम है वांगचू, वांगचू रिवर। ये भूटान में है वांगचू रिवर, वहाँ पे एक डैम बनाया जिससे बिजली बनाई जाएगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इंडिया इसमें ग्रांट दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इसको बनाने के लिए भूटान में। और इंडिया क्यों दे रहा है, क्योंकि इंडिया ने पावर परचेज एग्रीमेंट किया भूटान के साथ। क्योंकि भूटान जब बनाएगा है ना ये चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और भूटान यहाँ है, तो हमारा जो ईस्टर्न एरिया है, ये वाला एरिया और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ पे बिजली देगा इस प्रोजेक्ट से, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक देखो टाइगर रिजर्व है परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में था परम्बिकुलम। इसकी लोकेशन याद रखनी है, केरल में पालक्कड डिस्ट्रिक्ट है, केरल में पालक्कड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है ये। और 2 पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, एक अनाईमलाई की हिल्स है, अनाईमलाई हिल्स या अनाईमलाई की पहाड़ियाँ, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है अनाईमलाई हिल्स। और परम्बिकुलम ने टाइगर रिजर्व है, वो भी वेस्टर्न घाट में ही है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, अनाईमलाई की हिल्स हैं जो, और एक है नेलियम पथी हिल्स, नेलियम पथी हिल्स, इन दोनों के बीच में है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये आपको याद रखना है, केरल में है। तो यही कुछ टॉपिक थे, और मैं इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, मैं इकोनॉमी को अभी रिवाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे थे न्यूज़ में, तो आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे वो। तो ये आज तक के देखो 7 तारीख तक के जो भी टॉपिक थे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, कल से कंटिन्यू करेंगे। और संडे की तो आपको पता है छुट्टी रहती है, तो संडे को गैप करके फिर मंडे को, संडे और मंडे दोनों डिस्कस करेंगे।